समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव आज हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं जिस तरह से जो नेपाल की स्थिति है, नेपाल को लेकर प्रोफेसर रामगोपाल जी का रिएक्शन क्या है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। देखिए, नेपाल में नई जनरेशन जो है, जिसको जेन चैट कहते हैं, वो 1997 से 2013 के बीच जो पैदा हुए लड़के हैं, अब वो बड़े हो गए। उनके द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, और उनका कहना है कि नेताओं के लड़कों को आराम है और सब आम आदमी, गरीब आदमी के बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ये आंदोलन शुरू हुआ सरकार के खिलाफ, लेकिन जितना तेजी से ये आंदोलन फैला, उससे दो घटनाएं आप देखेंगे कि किस तरह से इतिहास दोहराता है। बिल्कुल इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ समय पहले लंका में शुरू हुआ, तो लंका में राष्ट्रपति को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा और व्यवस्था बदल दी थी। अभी थोड़े समय पहले ही इसी तरह का आंदोलन बांग्लादेश में हुआ, और बांग्लादेश में कि प्रधानमंत्री को भाग के जान बचा के हिंदुस्तान आना पड़ा। और तीसरा आंदोलन ये है। तो भ्रष्टाचार जब कहीं भी चरम पर पहुंच जाता है तो लोगों का गुस्सा फूटता है और उसका दुष्परिणाम सामने आता है। लेकिन इस तरह के आंदोलनों की बागडोर अगर ऐसे लोगों के हाथ में न हो कि वो नियंत्रित कर सकें, तो वो अनियंत्रित होके बहुत ही घातक हो जाती है। जैसे नेपाल में वहाँ के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के घर को आग लगा दी, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया। ये जो घटनाएं हैं ये दुखद हैं, क्योंकि सत्ता बदलने के बाद भी जो लोग ये वहाँ लूटपाट कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, पशुपतिनाथ मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश की, उस सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा और सेना ने सिक्योरिटी अब अपने हाथ में ले ली। इनकी मंशा कोई पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि महत्वाकांक्षा जब ज्यादा हो जाती है, सरकार भी बदल जाती है, तो लोग उम्मीद करते हैं कि इनसे बहुत जल्दी होगा। जैसे बांग्लादेश में अब लड़के कहते हैं हटाओ इस सरकार को। तो जो इसके पीछे हैं नेता, उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर इस तरह के आंदोलन को सहबूद देने वाले हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए नेपाल में, तो उनके सर पे भी अगर ताज आएगा तो कांटों का ही ताज होगा। वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, फिर यही रिपीट होगा वहाँ पे। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात यह है कि ये सारे देश हमारे देश की सीमाओं से मिलते हैं, और किसी भी देश की सीमाओं से मिलने वाले देशों में अगर अशांति हो तो उसका नुकसान हमें हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट को बहुत सावधानी से, भारत सरकार को बहुत सावधानी से इन घटनाओं पर नज़र रखना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट में, क्योंकि किसी भी देश से अब हमारे पड़ोसी देश से रिश्ते अच्छे नहीं। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हमारे देश के नेतृत्व को, हमारे विदेश नीति का संचालन करने वाले लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये घटनाएं जो है बहुत ही किसी भी देश के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। हालांकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, इसकी एकता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आई, चाहे जो सरकारें बदली हों, चाहे जो व्यवस्थाएं हुई, लेकिन देश के अंदर इस तरह की स्थिति कभी पैदा नहीं हुई, न हो सकती। फिर भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एंटी सोशल एलिमेंट हमारे देश में प्रवेश कर सकते हैं।
इस तरह को लेकर संजय राउत भी कह रहे हैं कि सावधान रहने की जरूरत है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मतलब इशारा साफ है। वहीं सुरेंद्र जो कांग्रेस के राजपूत नेता हैं, उनका कहना है कि एक और चीन के मित्र के प्रधानमंत्री को इस्तीफा कल देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक इशारा है, उसको किस तरह से आप? नहीं, ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत उथल पुथल है। जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ लगाया भारत पर और भी धमकी दी है कि हम और बढ़ा सकते हैं, तो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो अमेरिका से खुले रहने चाहिए, क्योंकि चाइना पर हम विश्वास कर नहीं सकते। अमेरिका के टैरिफ की वजह से हम चाइना की तरफ झुक जाएं, ये लॉन्ग रन में देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। हमें शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका से भी रिश्ते अच्छे बनाए रखने होंगे, वरना देश अकेला पड़ जाएगा। मैंने हाउस में भी कहा था कि अगर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की धुरी बन गई तो हम अकेले पड़ जाएंगे, हमारी फिर कोई मदद करने वाला नहीं हो सकता। तो ट्रंप के जो ट्वीट के बाद उसका जवाब प्रधानमंत्री भी कल देते हैं, मतलब सकारात्मक जवाब की तरफ। सकारात्मक जवाब ही देना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट में यही है। हिंदुस्तान को अलग थलग कहीं न हो जाए, इसलिए अमेरिका से डिप्लोमेटिक बात करनी चाहिए। टैरिफ, आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का काम करने का तरीका क्या है। अगर उसको ठीक तरीके से बात किया जाए तो ऊपर उबल के पहुंच गया तो नीचे भी ठंडा हो सकता है जल्दी। तो देश के लिए यही अच्छा हो। अच्छा, दूसरा एक सवाल है, बाढ़ जिस तरह से लगातार आ रही है, जम्मू से लेकर पंजाब की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हुई है। विपक्ष किस तरह से देख रहा है, चूंकि जो लगातार उसको लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हुई है कि वो नेता, किसान नेता नहीं पहुंच रहे हैं कि इस पर पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। कुदरत का कहर है, तो इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी सत्ता का तो हाथ होता नहीं कि बादल फट जाए। हालांकि गलतियां हो रही हैं, कुदरत के साथ लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। हिमालय बहुत कच्चा पहाड़ है, उसका पत्थर भी कमजोर है और आधी मिट्टी है उसमें 4 लेन बनाना, ब्लास्ट करके पहाड़ों को तोड़ना, इससे पूरा पहाड़ हिल गया है और ढीला हो गया है, तो वो खिसक जाता है। ये नहीं कर, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा। दुनिया में जहाँ बहुत मजबूत, हम तो कनाडा और अमेरिका जैसे पहाड़ी इलाकों में गए, वो पत्थर बहुत मजबूत है, एक कहीं 4 लेन सड़क नहीं बनी, कहीं भी कोई नहीं बनाता। हमारे यहाँ बना रहे हैं और उसका नतीजा ये हो रहा है कि कभी भी बनाते हैं सड़क, इधर से उधर से पता चला बारिश हुई, कुछ हुई, जरा सा कुछ हुआ, गिर जाती है। और बारिश तो पंजाब में नदियों में बाढ़ आ गई, सतलज में, रावी में, उन सब कर दिया वो। तो इसमें अब गवर्नमेंट अपने संसाधनों के जरिए जो मदद कर सकती है करनी चाहिए, राजनीति किसी को इसमें करनी नहीं चाहिए। कुदरत का है। उत्तर भारत में भी नदियों उफान पर है, गंगा देखी जाए, यमुना देखी जाए, यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी किनारे में पानी दिखाई पड़ रहा है। मथुरा से लेकर इटावा और ये आगे जो बढ़ते हुए अगर देखें पचनदा और उसके आगे तक, तो इस पर को लेकर मतलब जो लगातार इधर बारिश जो बढ़ी है, इसके किनारे वाले गाँव वालों को, प्रशासन को पूरी मदद करनी चाहिए। नदियों में पानी तो हर साल आएगा, कभी कम कभी ज़्यादा है, क्योंकि नदियों में अगर पानी कम हो जाएगा तो और बड़ा नुकसान होगा। सूखा को आदमी नहीं झेल सकता है। पानी होता है तो एक जगह कुछ नुकसान होता है तो दूसरी जगह, पानी तो जीवन है, वो अगर एक जगह से नुकसान करता है तो दूसरी जगह लाभ भी करता है। अब जैसे गंगा में बाढ़ आई, बलिया के लोगों से बात कर रहा था, कह रहे थे हम लोग बाढ़ का इंतजार कर रहे हैं। मैं क्यों? कि बाढ़ का इंतजार करने में जब फसल तो चली जाती, कुछ होता नहीं है, लेकिन अगली फसल के लिए न खाद देनी, न कुछ करनी, और दूनी पैदा होती है। इतना मजबूत उपजाऊ जमीन मिट्टी पहुंच जाती है। तभी तो दोआबा जो है गंगा जमुना के बीच का हमेशा संपन्न रहा, और यही बाहर से आने वाले लोगों का भी आक्रमण का कारण रहा कि यही संपन्न इलाका है, इस पर कब्जा करो। तो अब है नदियों का, लेकिन हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि अगर राजा ठीक न हो तो प्रजा को दुख पहुंच जाता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि जो राजा लोग जो हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं,
ये पूजा पाठ करें, हवन करें और प्रभु से कहें कि जिनसे जो पाप हुए हैं उनको माफ करें और जनता को ये दैवी आपदा से बचाएं। अच्छा, एक सवाल उपराष्ट्रपति को लेकर एक सवाल और जो है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव को हम लोग लड़े थे इसलिए क्योंकि एक तरफ सांप्रदायिक शक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में लड़ रहे थे, जो जीत गए वो हमारे उपराष्ट्रपति बन गए वो, और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में, लोकतंत्री मान्यताओं में यकीन रखने वाले, निष्पक्ष, जिनका कैरियर बेदाग रहा हो, ऐसे व्यक्ति थे। तो इसलिए चुनाव था, ये तो सभी जानते थे कि विपक्ष का उम्मीदवार हार जाएगा, 100 से ज़्यादा वोट हमारे कम थे, पहले रिजल्ट वही हुआ। लेकिन पहली बार उपराष्ट्रपति के चुनाव में कंटेस्ट ठीक हुआ, वरना एक तरफा होता था। एक तरफा होता था। अब की नहीं हुआ, अब की पसीना आ गए तो बीजेपी के लोग, अगर थोड़ा इधर उधर कोई हो जाए तो हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से सवाल है, डीएपी जिस तरह से लगातार क्राइसिस के लेकर जो खबरें आ रही हैं, उसको चूंकि किसान परेशान है और जो फसलों का बीमा है, जो इधर बाढ़ भी आई है, उसमें बड़ा गड़बड़ हुआ है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अदूरदर्शी हो, जिन्हें ये नहीं मालूम पड़ता है कि किसान को डीएपी की जरूरत पड़ेगी, यूरिया की जरूरत पड़ेगी, उसको पहले ही ले लेना चाहिए। ये तब लेने जाते हैं जब यूरिया और डीएपी की कीमतें बढ़ जाती हैं। डीएपी तो बाहर से आती, तो पहले जो ले लेगा उसको सस्ती मिल जाएगी, जो बाद में लेगा उसको महंगी मिलेगी और मिले कम मिलेगी। तो ये अदूरदर्शी नेतृत्व जो है उत्तर प्रदेश का, इसको सब पहले इंतजाम करना चाहिए। कोई कमी नहीं हो सकती है यूरिया डीएपी के, गवर्नमेंट सावधान हो तो। और गवर्नमेंट असावधान, गवर्नमेंट केवल इसमें रहेगा किसका मकान तोड़ दिया जाए, किस मुसलमान का इनकाउंटर कर दिया जाए, किस उनके विरोधी को झूठे मामले में फंसा दिया जाए। इसी में अगर गवर्नमेंट फंसी रहेगी, गवर्नमेंट का मुखिया फंसा रहेगा, तो आम जनता को तो नुकसान होना ही हो रहा है। एक अंतिम सवाल, बिहार को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, चूंकि इंडिया का जो ब्लॉक है आपका? देखिए, बिहार में तो मैं गया था, मैं बिहार में दरभंगा से सीतामढ़ी तक की यात्रा में शामिल रहा। आम जन जो है, गरीब आदमी, पूरे उस 60 किलोमीटर के रास्ते पर दोनों तरफ बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, बिना पढ़े लिखे गरीब लोग, शकल सूरत से भी जिन कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, गरीब थे, ये सब सड़कों पर थे, सब, क्योंकि उन्हीं के हकों को मारा जा रहा है SIR के जरिए, वोट उनके काटे जा रहे हैं। बिहार में 4-5 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, अपना पेट भरने के लिए, मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, वहाँ है नहीं इतना उसका तरीका को साधन कोई, तो इसलिए सबको डर है कि हमारा वोट कट जाएगा, फिर हमें दिक्कत आएगी। लोग कहेंगे जैसे मुसलमान है तो कहेंगे जी यहाँ का रहने वाला नहीं, बांग्लादेश का है, पाकिस्तानी है। हिंदू है तो उनसे कहेंगे नेपाल जाओ, ब्रह्मा की तरफ जाओ, जिनका वोट नहीं। क्योंकि अनुच्छेद 326 जो है हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि जो भारत का नागरिक है, वो 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का है, उसको वोट करने का अधिकार है, उसका वोट रजिस्टर होने का अधिकार है। और अगर वोट रजिस्टर नहीं है तो कोई ये कह सकता है कि भारत का नागरिक नहीं। 326 की व्याख्या दूसरी तरफ से तो की जा सकती है। तो अगर भारत का नागरिक किसी से जिसका वोट नहीं है, उससे ये कहा जाए कि भाई इसका वोट नहीं, ये नागरिक नहीं, ये बाहर का है, इसे भेजो यहाँ से भागो बाहर, तो इसलिए ये लोगों के मन में भय है, और सही है भाई, जिस तरह से ये सरकारें काम कर रही हैं किसी जात के खिलाफ, वर्ग के खिलाफ, तो लोगों के मन में भय है। और वो भय ये है, जब वोट पड़ेगा तो चाहे जितने ये वोट काट दें, एक तरफा चुनाव जीतने वाले है आरजेडी का नेतृत्व, एक तरफा। तो आप जमीन पर रहे हैं तो आपको लगता है कि इस बार ये इनका कहीं कुछ नहीं। अभी का वोट पड़ना शुरू, जब चुनाव प्रचार शुरू होना हो जाएगा, तब बिहार की हालत देखिए क्या हो। 77 में कोई जानता था? जिस दिन चुनाव की घोषणा की तो मुझे याद है चौधरी साहब ने कहा, मुलायम सिंह, चुनाव लड़ने से क्या फायदा है, जनता डर के मारे वोट डाल ही नहीं कांग्रेस के खिलाफ। तो नेताजी का कहा चुनाव तो लड़ना चाहिए चौधरी साहब, कार्यकर्ता तो अपना बना रहेगा। और जब चुनाव शुरू हुआ तब कहीं दिखी कांग्रेस? सड़कों पे सिर्फ जनता पार्टी का ही झंडा था, किसी और का नहीं।
गरीब, चाहे व्यापारी हो, चाहे गरीब आदमी हो, जिस पे स्कूटर था, मोटरसाइकिल थी, कार थी, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं पे तो थी नहीं, लेकिन जिन पे थी वे सब जनता पार्टी के झंडे सड़कों पे थे। आप जो नए बच्चे हैं वे नहीं जानते, लेकिन हमने तो सब देखा है। तो परिणाम आपके पक्ष में 100%। तो ये आपने देखा, ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव है, जिनका कहना है कि जिस तरह से जो नेपाल की घटना है उस पर पहले राष्ट्र को उस पर ध्यान और सरकार को ध्यान देना चाहिए, बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। वहीं जो बिहार का चुनाव है उसमें इंडिया ब्लॉग इस बार एक बहुत बड़ी जीत के साथ अपना परचम लहराएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।